नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में आपको बता दें कि तेज़ी के साथ बढ़ रहे कोरोना वायरस के बीच प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में किया बड़ा ऐलान है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और उस बीच आपको बताएंगे कि कैसे काला सागर में रूसी सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिकी परमाणु बॉम्बर B-52 को घेर लिया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि टकराहट बढ़ चुकी है। इस बीच यूएई ने इसराइल के बहिष्कार का 48 साल पुराना कानून खत्म कर दिया है। यानी अब इसराइल और यूएई पूरी तरीके से एक साथ आ गए हैं। इसके बारे में जानेंगे आखिर कैसे कैसे डील होगी। तो वहीं यूपी पंचायत के चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फरमान जल्द ही ऐलान कर सकती है। 2 से ज़्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ सकेंगे प्रधानी का चुनाव। जी हाँ, बड़ी अपडेट यूपी से। वहीं आजम खान की बहन पर सिकंजा आवंटित 6000 वर्ग फीट का बंगला निरस्त करेगी योगी सरकार। जी हाँ, ये भी बताएंगे। और इस बीच मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर से निकल के आ रहे जहाँ पर पाकिस्तान की सराहना पर फारूक अब्दुल्ला बोले हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं। यानी मोदी सरकार पर हमला भी बोल रहा फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन अब फिर से वो शांति को देख नहीं पा रहे हैं। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का किया जिक्र। मन की बात में पीएम मोदी ने कही कई बड़ी बातें। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात 68वीं कड़ी आज कही है। उन्होंने अपना विचार साझा हुए करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आमतौर पर ये उत्सव था। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ। कोरोना के इस संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुत तक एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कोविड-19 को लेकर समाज में जिस तरीके से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसकी भी पीएम मोदी ने प्रशंसा की। बोले कि आज देश भर में लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। देश कैसे आगे बढ़े इसे हमें गहनता से विचार करना होगा। आत्मनिर्भर भारत को हमें मजबूत बनाना होगा। देश को न्यू इंडिया बनाने के लिए आज के देश के युवाओं को भी आगे आना होगा। खास करके उन्होंने ऐप पर भी बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा है कि अब ऐप पर युवा ज़्यादातर ऐप डेवलप करने की सोचें, ऐप डेवलप करने की पढ़ाई करें, ऐप डेवलपमेंट करने की गूगल पर सर्च करें कैसे क्या होता है। ऐप को लेकर पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि अगर ऐप के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए छोटी छोटी कामों को आसान कैसे बनाया जाए, ये देश के युवाओं को पीएम मोदी ने एक स्किल दिया। उन्होंने कहा कि इस काम को आज के युवा को करना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि युद्ध के हालात एक बार फिर से रूस और अमेरिका के बीच। दरअसल काला सागर में रूसी सुखोई फाइटर जेट ने अमेरिकी परमाणु बॉम्बर B-52 को घेर लिया। मच गया हड़कंप। रूस को सुखोई 27 लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को पूर्वी यूरोप के पास काला सागर के ऊपर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक विमान B-52 को बेहद खतरनाक तरीके से घेर लिया। इसमें नाटो देशों में हड़कंप मच गया। यह अमेरिकी बम वर्षक विमान ब्रिटेन से उड़ान भर रहा था और काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहा था। इससे पहले नाटो के सदस्य अमेरिका ने रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन में अपने 6 B-52 परमाणु बम वर्षकों को तैनात किया था। इन्हीं में से एक परमाणु बॉम्बर ने पूर्वी यूरोप और काला सागर के उड़ान भरी थी। इस दौरान रूस के सुखोई 27 विमानों ने अमेरिकी विमानों को बेहद खतरनाक तरीके से घेर लिया। वीडियो में नज़र आ रहा कि रूस विमान अमेरिकी विमान के बेहद नज़दीक तक आ गए थे। इसके बाद में अमेरिकी विमान के ठीक आगे निकल गए। एक अन्य वीडियो के क्लिप में नज़र आ रहा है कि रूसी विमान अमेरिकी बॉम्बर की नोज़ तक भी आ गए थे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे टकराहट बढ़ रही है। इसके पीछे आपको बता दें कि काला सागर माना जा रहा है। काला सागर इस तरीके से नाटो देश में अमेरिका भी है। ये अमेरिकी बम वर्षक विमान ब्रिटेन से उड़ान भरा था। आपको बता दें कि ये फ़िलहाल चीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये मामला निकल के आया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये टकराहट शुरू हो चुकी है फिर से काले सागर में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें यूएई ने इसराइल के बहिष्कार का 48 साल पुराना कानून किया खत्म। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद ने शनिवार को 1972 के इजराइल बहिष्कार कानून को समाप्त करने का फरमान जारी किया, जिसके तहत इजराइल के साथ यूएई के किसी भी वित्तीय और वाणिज्यिक संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार शेख खलीफा बिन जायद ने अपने फरमान में लिखा है कि इजराइल का बहिष्कार करने के लिए वर्ष 1972 में बना संघीय कानून नंबर 15 समाप्त किया जाता है। ये फरमान क्यों मायने रखता है? दरअसल ये घोषणा अमेरिका और इजराइल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अबू धाबी पहुंचने में 48 घंटे पहले की गई है। यहाँ अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सौदा कराने की कोशिश में है, जिसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य किया जा सकेगा। अमेरिका और इजराइल सरकार का प्रतिनिधिमंडल इजरायली विमान सेवा की उड़ान संख्या SI 97 और अबू धाबी पहुंचने वाला था। बताया गया था कि इजराइल की राजधानी तेल आज़ीव से संयुक्त अरब अमीरात की ये पहली फ्लाइट होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। यूपी पंचायत इलेक्शन, योगी सरकार कर रही विचार, 2 से ज़्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ सकेंगे प्रधानी का चुनाव। यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी में। आपको बता दें कि कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जा सकती है। इसके साथ ही यूपी की पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर में हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में आजम खान की बहन के नाम आवंटित 6000 वर्ग फीट का बंगला निरस्त करेगी योगी सरकार। दरअसल यूपी की योगी सरकार राजधानी लखनऊ के पावर बैंक कॉलोनी में सपा सांसद आजम खान की बहन निखत अखलाक के नाम से 6000 स्क्वायर फीट के बंगले का आवंटन रद्द करेगी। लखनऊ नगर निगम ने बंगले पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस के मुताबिक आजम की बहन को 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा। ऐसा न करने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 13 साल पहले तत्कालीन सरकार ने गैर कानूनी तरीके से इस बंगले का आवंटन आजम खान की बहन निखत के नाम किया था। फिलहाल इस बंगले में कोई रहता नहीं है, वहाँ ताला लटका है। आपको बता दें कि रामपुर की एक महिला ने इस बंगले को लेकर शिकायत की थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसका जवाब तलब किया गया। 7 दिन के भीतर जवाब न मिलने पर आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आजम खान की बहन सरकारी टीचर थी और अब वो रिटायर्ड हो चुकी है। वर्तमान में वो रामपुर स्थित अपने घर में ही रह रही थी। हम चलते हैं अगले अपडेट है। मध्य प्रदेश में बाढ़, CM शिवराज कर रहे डे नाइट मॉनिटरिंग, हालात से निपटने पे PM मोदी से भी की बात। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिन रात निगरानी रख रहे हैं। बीते शनिवार को दिन भर हुई तेज बारिश और फिर उसके बाद बाढ़ आपदा पर निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी रात एक्टिव रहे। मुख्यमंत्री ने CM हाउस में ही बनाए गए कंट्रोल रूम से आ रही जानकारियों का पल पल अपडेट लिया। करीब रात 12:30 बजे मुख्यमंत्री हाउस से बने कंट्रोल रूम में पहुंचे और वहां पर आ रही शिकायतों को अपडेट की जानकारी ली। बाढ़ की जानकारी लेने के बाद उन्होंने CM सचिवालय के स्टाफ से उन्हें शिकायतों और अपडेट को लेकर जिलों को कलेक्ट्रेट से बात करने और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ के पानी में गिर गए। इस पर निगरानी के लिए वल्लभ भवन, SDRF, NDRF के अलावा CM हाउस में भी कंट्रोल रूम बनाया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सराहना पर फारूक अब्दुल्ला बोले, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के घुपकोट घोषणा पत्र को पाकिस्तान द्वारा सराहे जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का अपमान किया, लेकिन अब अचानक वो हमें पसंद करने लगे हैं। इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पे तो हमला बोला ही है, लेकिन
उन्होंने कही कि भारत को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को लेकर उनके मन में अभी भी कसक है। हम चलते हैं अगली अपडेट। मास्क जरूरी, टोकन बंद रहेगा, कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के नियम। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 5 महीने से अधिक समय से बंद देश भर की मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में मेट्रो के कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार कर लिए हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। मास्क कंपलसरी रहेगा, टोकन बंद रहेगा, स्मार्ट कार्ड द्वारा ही लोग सफ़र कर पाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स के स्टेशन बंद रहेंगे और कुछ और स्टेशन भी बंद रहेंगे। इसके लिए जनता को भी दे दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम सारे प्रोटोकॉल्स को दोबारा देख रहे हैं। अभी डीएमआरसी और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ हमारी डिटेल में मीटिंग भी होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी, यानी फ़िलहाल पहले की तरह ही मेट्रो में भीड़ होगी और इसके लिए एक सिस्टम भी बनेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, साक्षी महाराज को ज़बरदस्ती कर दिया गया क्वारंटाइन। जी हाँ, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बिफरी। दरअसल झारखंड रांची बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह प्रशासन द्वारा 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए जाने पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नियमों के अनुपालन में दोहरा चरित्र अपना रही है, वहीं प्रशासन भी कठपुतली बना हुआ है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना संकट के प्रभाव से ही राज्य सरकार के इशारे पर पदाधिकारी चेहरा देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि पदाधिकारियों से सामान्य नागरिक को लेकर वीआईपी, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके साथ नियम के अनुपालन में एकरूपता की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यदि साक्षी महाराज को क्वारंटीन से मुक्त नहीं किया तो प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ दोहरे चरित्र के खिलाफ जोरदार आंदोलन भी करेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सांसदों के बीच में दूरी, डोर स्टेप कोविड टेस्टिंग, मानसून सत्र के लिए आए थे सुझाव। दरअसल डोर स्टेप कोरोना वायरस टेस्टिंग, सदन में आराम से बैठने और भाषण देने की सुविधा, संसदीय क्षेत्र में RT-PCR टेस्ट, सेंट्रल हॉल में एक और से मूवमेंट जैसी कुछ सुविधाएं सांसदों को मानसून सत्र के दौरान मिलेंगी। मानसून सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हेल्थ एक्सपर्ट की बैठक में इस तरह के कुछ सुझाव सामने आए हैं। सदन में सांसद एक दूसरे से ठीक दूरी पर एक क्यूबिक में बैठेंगे और बीच में प्लेक्सीग्लास की सीट भी लगी होंगी और इस तरीके से फिलहाल संसद की कार्रवाई चलाने पर विचार चल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी राजनीतिक गतिविधियां। राम माधव ने दौरा कर टटोली सियासी नब्ज। दरअसल आपको बता दें कि मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल बनने के बाद राज्य की सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। जल्द ही उपराज्यपाल की सलाह परिषद का गठन कर दिया जाएगा। इस बीच भाजपा महासचिव और जम्मू कश्मीर मामले के विशेषज्ञ राम माधव ने राज्य का दौरा कर वहां पर राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया है। पिछले दिनों आतंकी हमलों में कई भाजपा नेताओं की जान गई थी और कई जगह पर नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। 1 साल पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को समाप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती के साथ राज्य में आतंकी गतिविधियों को सीमित करने के साथ देश विरोधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया है और वो जम्मू कश्मीर में नए सिरे से राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने जा रही। मनोज सिन्हा का उपराज्यपाल बनना ही इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले नौकरशाह गिरीश मुर्मू ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान की। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के नागरिकों को मिलेगी 75% प्राइवेट नौकरियां। बिल लाने जा रही है हरियाणा सरकार। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी 75% का आरक्षण वाले बिल लाने जा रही है। और आपको बता दें कभी ये बिल जल्दी आने से आज आ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा सत्र फिलहाल हरियाणा में चल रहा है और इसी को देखते हुए हरियाणा के छात्रों को 75% नौकरियां अब हरियाणा में मिलेंगी सरकारी कामकाजों में। हालांकि आपको बता दें कि केवल सरकारी कंपनियों में है, प्राइवेट कंपनियों में अभी इस तरीके के कोई नियम नहीं लागू हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को काम मिल पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।